Hello and welcome everyone to my channel. So in this video I am going to discuss with you all ESI Act 1948 Part 4 MCQs. 3 part में MCQs हम already discuss कर चुके हैं. If you have missed any of the discussion video, you can go to the playlist and you can watch the sessions. So let's begin with the very first question without wasting time. The first question is, as per benefit scheme, sickness benefit in the form of cash compensation at the rate of dash percentage of wages is payable to insured person during the period of certified sickness for maximum of dash days in a year. तो यहाँ पे ये पूछा गया है सिंपली कि ईएसआई बेनिफिट स्कीम में जो सिकनेस बेनिफिट है आपका वो कितना रेट ऑफ परसेंट वहाँ पे मिलता है कंपेंसेशन के फॉर्म में, कैश कंपेंसेशन, जो कि आप कितने दिनों तक आप पूरे ईयर में उसको अवेल कर सकते हैं. So the options are like 80% for 91 days, 75% for 80 days, 70% for 91 days and 90% for 85 days. So I hope you all knew the answer. You can just pause the video and comment your answer in the chat box. Okay, now let me show you the right answer. It is option number 3, 70% of the wages for 91 days. अगर आपने सेशन देखा होगा तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा. एंड इफ़ यू हैव मिस्ड द कंप्लीट सेशन ऑफ द ईएसआई बेनिफिट स्कीम्स, so don't worry, just go to the description box. I have mentioned the link for the complete session. Just watch the link and then come here to watch the video on MCQs. Okay, now coming towards the next question. As per the ESI Act 1948, which of the following is eligibility to avail sickness benefit? ESI Act 1948 के अकॉर्डिंग सिकनेस बेनिफिट अवेल करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी इनमें से क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 90 डेज इन अ कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 8 मंथ, 78 डेज इन अ कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ, 65 डेज इन अ कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड 100 डेज in a contribution period of 12 months. So if you know the answer, just comment your answer. Now let me tell you the right answer. It is 78 days in a contribution period of 6 month. ठीक है, तो 6 मंथ में कम से कम आपका 78 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. 6 मंथ के कंट्रीब्यूशन में 78 डेज का कंट्रीब्यूशन होगा, तभी आप ईएसआई बेनिफिट को, ईएसआई के अंडर मिलने वाले सिकनेस बेनिफिट को अवेल कर पाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following benefit is also the part of sickness benefit under the ESI Act 1948? तो पूछा गया है कि जो सिकनेस बेनिफिट है आपका, उसके अंडर में इनमें से दिया हुआ कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो सिकनेस बेनिफिट का ही पार्ट है. आपके पास ऑप्शंस हैं: एक्सपेक्टेड बेनिफिट, इन्हांस्ड बेनिफिट, इम्प्रूव्ड बेनिफिट एंड एक्नॉलेज्ड बेनिफिट. So the right answer for this question is enhanced benefit. अगर आपने सेशन देखा होगा, अगेन आई विल से कि अगर आप सेशन देखा होगा आपने, तभी आप बता पाएंगे आंसर, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया था कि किस बेनिफिट के अंडर में कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट अंडर द ESI एक्ट इज एक्सटेंडेबल अप टू डैश ईयर्स. जो एक्सटेंडेड बेनिफिट है ESI एक्ट के अंडर में, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट कितने समय के लिए एक्सटेंड हो सकता है? तो ऑप्शन है आपके पास 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड नन ऑफ द गिवन ऑप्शन. लेट्स गो टू द राइट आंसर. इट इज़ 2 ईयर्स. जो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है आपका, वो 2 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी मैलिग्नेंट एंड लॉन्ग टर्म डिजीजेज हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट? जो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है, जो 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, उसमें कुछ मैलिग्नेंट एंड लॉन्ग टर्म डिजीज़ के बारे में मेंशन है. तो कितनी डिजीज़ है बेसिकली ये पूछा जा सकता है. हमारे पास ऑप्शन है 34, 57, 68 एंड 28. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 34 डिजीज़. ये आपको याद रखना है. देखिए, जब यूजीसी नेट का पेपर होता है तो कुछ ऐसी ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पे पेपर बनता है, और यही चीज़ें हमें लगता है कि हमने तो बेनिफिट्स पढ़े थे, लेकिन ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि इन्हांस्ड सिकनेस बेनिफिट में इतनी डिजीज़ होती है. तो यही कुछ डिटेल होती हैं जिनके बेसिस पे पेपर बनता है. तो बहुत ज़रूरी है आप डिटेल स्टडी करें और डिटेल में पढ़ें किसी भी टॉपिक को. ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट ऑफ एक्सटेंडेड बेनिफिट इज डैश परसेंटेज ऑफ द वेजेस. जो एक्सटेंडेड बेनिफिट है उसमें जो आपको रेट ऑफ बेनिफिट मिलता है वो वेजेस का कितने परसेंट होता है? हमारे पास ऑप्शंस है 70%, 100%, 95% एंड 80%.
So the right option for this question is 80% of the wages. Next question is the rate of enhanced benefit is dash percentage of wages. अब ये आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा था कि एक्सटेंडेड बेनिफिट का रेट कितना है, जो कि 80% था. यहाँ पे मैंने पूछा कि इन्हांस्ड बेनिफिट का रेट कितना है. तो ऑप्शन है आपके पास 70%, 100%, 95% एंड 80%. एंड अगेन द राइट आंसर इज 100% ऑफ द वेजेस. ओके, जो इन्हांस्ड बेनिफिट मिलता है दैट इज 100% ऑफ द wages. So the next question we have in the list is provision of leave under enhanced sickness benefit is. जो leave का provision है enhanced sickness benefit में वो कितना है. So the options are 15 days for men and 30 days for women, 80 days for men and 16 days for women, 10 days for men and 20 days for women, 7 days for men and 14 days for women. Again I will say अगर आपको right answer पता है so you can pause the video and you can comment your answer. Now I am going to tell you the right answer. It is 7 days for men and 14 days for women. Okay, जो enhanced sickness benefit मिलता है that is 7 days for men and 14 days in case of the women. Next question is ceiling limit on expenditure under medical benefit is. मेडिकल बेनिफिट में सीलिंग लिमिट होती है वो कितनी है एक्सपेंडिचर की. सो ऑप्शंस आर 70% ऑफ वेजेस, 100% ऑफ वेजेस, 50% ऑफ वेजेस एंड नो सीलिंग लिमिट. तो बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा. देखते हैं हम कि राइट आंसर क्या है. द राइट आंसर इज नो सीलिंग लिमिट. जो मेडिकल बेनिफिट का एक्सपेंडिचर है ईएसआई की साइड से उस पर कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं लगाई गई है. ओके, नेक्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट रेट इज डैश परसेंटेज ऑफ वेजेस. जो मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है वो कितने परसेंट होता है वेजेस का. ऑप्शंस आर 75%, 80%, 90% एंड 100%. सो द राइट आंसर इज 100% ऑफ द वेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर ESI Act 1948 rate of payment for temporary disablement is 90% of the wages, 100% of the wages, 50% of the wages and 40% of the wages. पूछा गया है कि जो टेम्पररी डिसेबलमेंट है उसमें कितना बेनिफिट मिलता है. So the right option is 90% of the wages. Okay. Next question is under ESI Act 1948 rate of payment for permanent disablement is. जो पीछे पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन में इट वॉज टेम्परेरी डिसेबलमेंट एंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परमानेंट डिसेबलमेंट के लिए कितना है रेट ऑफ पेमेंट. सो दी ऑप्शंस आर 90% ऑफ वेजेस, 100%, 50% एंड 40% ऑफ वेजेस. नाउ लेट मी टेल यू द राइट आंसर. It is 90% of the wages. Next question is under ESI Act 1948 rate of payment for dependent benefit is. dependent benefit को मिलने वाला जो rate of payment है वो कितना होता है. तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ राइट आंसर. सो इट इज़ 90% ऑफ द वेजेस. Next question is under ESI Act 1948 how much amount is payable to dependent as funeral expense. जो डिपेंडेंट है डिसीज्ड एम्प्लॉय का उसके डिपेंडेंट को कितना अमाउंट मिलता है एज अ फ्यूनरल एक्सपेंस. द ऑप्शंस आर 5,000, 10,000, 15,000 एंड 20,000. द राइट ऑप्शन इज 15,000 rupees. Next question is under section 84 of ESI Act 1948 how much penalty is allocated for false statement. अगर false statement दिया जाता है तो उसके लिए कितनी पेनाल्टी बताई गई है सेक्शन 84 में. ऑप्शंस आर मैक्सिमम 6 month imprisonment and fine of maximum 2,000 rupees, maximum 8 month imprisonment and fine of 2,500 rupees, maximum 10 month imprisonment and fine of 20,000 rupees, and last option is maximum 12 month imprisonment and fine of rupees 25,000 rupees. So let's see what is the right answer. It is maximum 6 month imprisonment and fine of 2,000 rupees. देखिए ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पेनाल्टी के बेस्ड पे, हम लोग जब किसी भी एक्ट को स्टडी करते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते हम मेन प्रोविजंस को स्टडी करते हैं, हम बेनिफिट स्टडी करेंगे, हम बाकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. तो उसके बाद जब लास्ट में आती है पेनाल्टीज़ की बात तो सिंपली समटाइम्स वी इग्नोर इट, या फिर हम इतना पजल्ड हो जाते हैं पहले से ही इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ कर के ये इन्फॉर्मेशन हमें याद नहीं रहती या फिर हमारा इस पर ध्यान नहीं जाता है. और आजकल पेनाल्टीज़ पे
और जो आपका एक्ट की अगर आप कोई भी प्रोविज़न को अगर आप प्रोविज़न को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या पेनाल्टी लगेगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक सेपरेट अपने नोट्स बनाइए जिनमें कि आप सिर्फ हर एक एक्ट के में कितनी पेनाल्टीज़ हैं इन सब के बारे में नोट ज़रूर करें। Okay, so this was all about the MCQs of ESI Act Part 4. Thank you everyone for watching this session. Again I'll say you कि अगर आपको MCQs में कुछ भी समझ नहीं आया तो पहली बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कंप्लीट सेशन का। तो कंप्लीट सेशन भी एक बार वॉच कर लीजिए जिससे आपकी नॉलेज और इन्हांस होगी, क्योंकि हर चीज़ को MCQ में कवर करना ज़रूरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है रह गई हो। आप एक बार सेशन को देख लीजिए, डेफिनेटली यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ESI Act 1948. Okay, thank you everyone for watching this session. All the best for your exams. And in the next upcoming video, I will discuss MCQs of Trade Union Act with you all. Okay, thank you everyone.